नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमारे इस टॉपिक का सेकंड पार्ट, जिसमें हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल के जो 4 मेथड हैं उनमें से हम पहले 2 मेथड जो कि है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और फोरकास्टिंग मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, इन मेथड्स को दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी ये 2 वीडियो जो 2 मेथड है ये हम अगले उसमें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है सुशांत यादव। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेथड ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को करवाया था कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करने के लिए 4 तरह के मेथड होते हैं: ऑपरेटिंग साइकिल, फोरकास्टिंग, परसेंटेज एंड बैलेंस शीट। तो अभी हम इन 2 मेथड को कवर करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एंड फोरकास्टिंग या ट्रेडिशनल मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस की एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है। वो कैसे होती है कि सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आता है। ये रॉ मटेरियल जब हमारे पास आता है तो इसको कुछ दिन लगते हैं वर्क इन प्रोग्रेस बनने में, WIP। WIP से ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स से। फिनिश गुड्स हमारे पास से सोल्ड आउट हो जाता है, यानी कुछ दिन उसको बिकने में लगते हैं, तो हमारे पास हो जाता है डेटर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड डेटर हमारे पास अगेन रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस इन बिटवीन हमारे पास क्रेडिटर्स भी होते हैं जिनसे हमें रॉ मटेरियल मिलता है। सॉरी, डेटर कैश में कन्वर्ट होते हैं और कैश अगेन रॉ मटेरियल में क्रेडिटर के पास वो चला जाता है। ये डेटर के बीच में कैश आता है दोस्तों। तो ये एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है किसी भी बिजनेस की। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हम बिजनेस की वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि हम ये देखते हैं हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो कितने ड्यूरेशन की है। यानी कि हमारा जब एक बार रॉ मटेरियल आ जाता है तो वो कितने दिनों में दोबारा कैश में कन्वर्ट वो हो जाएगा, यानी हमें कितने दिनों में अगेन कैश चाहिएगा रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए। तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ये हमें बताता है कि आपको हाउ मच टाइम, कितना टाइम आपके पास है कैश में दोबारा कन्वर्ट करने के लिए, यानी कितने दिन में आपका जो रॉ मटेरियल कैश में कन्वर्जन उसका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में हम मेनली ये 4 स्टेप लेते हैं वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने में। सबसे पहले हम किसी भी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालते हैं, यानी कि कितना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। फिर उसके बाद हम जो नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं कि यानी कि कितने एक साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल, कितने बार ये चक्कर पूरा घूमता है, उसका अंदाजा लगाएंगे हम। फिर उसके बाद हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक वो लगाएंगे और देन हम रिक्वायरमेंट, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पता लगाएंगे। इसको जानने के लिए मैं एक बार आपको ये सबसे पहले जो ये हर एक स्टेप को मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं और फिर हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब यहां से आप इसको आराम से एक बार एक करके समझ लीजिए एंड देन आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना पहला स्टेप ले लें, इसका नाम क्या है? एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी कि स्टेप 1। स्टेप 1 क्या हो गया हमारा? एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। देखिए दोस्तों, हमें जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का जो एस्टिमेशन करना होता है वो हम किस तरह करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा सबसे पहले रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कितना है, यानी कितने डेज हमें लगते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में। उसके बाद रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड के बाद हम देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। ये पी है दोस्तों, पी, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, यानी कि WIP कितने दिनों में
कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, यानी कि जो फिनिश गुड्स है वो कितने दिनों में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट होएगा फिनिश गुड्स, यानी रॉ मटेरियल कन्वर्ट होएगा डब्ल्यूआईपी में, डब्ल्यूआईपी कन्वर्ट होएगा फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स किस में कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड्स कन्वर्ट होता है रिसीवेबल्स में। और रिसीवेबल्स दो होते हैं, डेटर एंड बीआर। और ये तो हो गए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया 5 दिन में डब्ल्यूआईपी में। ऐसा तो है नहीं भाई जैसे रॉ मटेरियल आया सीधा उसको हम फैक्ट्री में ले जाएंगे, 1-2 दिन वो रखा रहेगा उसके बाद वो फैक्ट्री में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस से हमारा जो ये बन गया, ये मान लीजिए हमारा बना 10 डेज में फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से हमारा जो रिसीवेबल बनने में टाइम लगा, हम मान के चलते हैं 15 डेज, यानी 15 दिन में सामान हमारा बिक गया। अब रिसीवेबल है वो कैश में कन्वर्ट होते हैं और कैश से हमें रॉ मटेरियल मिलता है या वरना हमें क्रेडिटर से। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो हम उधार सामान बेचते हैं, इसी तरह हम उधार सामान खरीदते भी हैं, तो हमारे क्रेडिटर से हमें कुछ दिन की मोहलत मिल जाती है। तो हम, ये तो यहाँ पे था रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। अभी हम इसमें से लेस कर देते हैं क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, कि क्रेडिटर को आपको कितने दिनों बाद पेमेंट करनी है। क्रेडिटर को जो आपसे छूट मिलती है, जैसे मान लो हम उधार देते हैं 15 दिन की, क्रेडिटर हमें 10 दिन की उधार देते हैं, तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल थी वो आ जाएगी 5 + 10 + 15 30। और मान लीजिए 10 दिन का हमें क्रेडिटर से उधार मिल जाता है तो माइनस उसमें से 10 कर देंगे, नहीं हर 20 दिन में हमें पैसा चाहिए होगा। तो इस तरह से हमारे पास जब हम रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड और रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, इन सबको ऐड करके इसमें से क्रेडिटर पेमेंट पीरियड को लेस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब मुद्दा यह हो गया कि सर नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमारे पास आ गया, अब इस नेट ऑपरेटिंग साइकिल से हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, देन हम निकालेंगे एस्टिमेशन ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट, यानी इससे हम पूरा हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये मैं इनके आगे नंबरिंग कर रहा हूं, नंबर 1 रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, नंबर 3 फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड, नंबर 4 रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड और नंबर 5 क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। ठीक है, इसको या डेफर्ड पीरियड भी इसको हम बोल सकते हैं। इनकी कैलकुलेशन किस किस तरह से करी जाएगी तो वो हम एक एक करके यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, RMCP। इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करी जाएगी। प्यारे दोस्तों यहाँ पे जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की एंड देन हम जब आगे की बात करेंगे तो हमें ईयर के हिसाब से उसमें चलना होता है कि भाई एक साल में कितना है, और एक साल में वैसे 365 और 366 दिन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं एक साल में हम 360 दिन को हम मान के चलते हैं क्वेश्चंस में। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का मतलब ये हो गया कि कितने दिनों में आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है। तो ये क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम करेंगे 360 डेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखिए दोस्तों, कितना स्टॉक रॉ मटेरियल का एवरेजली साल में लगता है आपका, कितना आपने रॉ मटेरियल को कंज्यूम करा, मल्टीप्लाई बाय 360 डेज। इससे आपके पास ये आ जाएगा कि आपका एवरेज रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कितना है, यानी कि कितने दिनों में आपका रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर।
और दोस्तों 360 डेज तो है ही, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब बात यह है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला था रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग मिल जाएगा, उससे हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड हमें निकालना है इसमें दोस्तों वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे जब हम वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड निकालेंगे तो हम निकालेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि साल के दौरान कितना एवरेज स्टॉक लगभग आपका रहता है किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में, डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से क्यों करा, क्योंकि दोस्तों वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे रहता है, फैक्ट्री में रहता है। तो कितने दिन में हमारा जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनिश गुड्स में। तो साल में 360 डेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग। अगला हमारा जो थर्ड है, ये हो गया हमारा थर्ड है फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड। तो थर्ड हम यहाँ पे निकालेंगे फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। तो फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड को हम करेंगे 360 डेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है कितनी कॉस्ट लगी है आपको सामान को बेचने में, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करके हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपका फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। आगे हमें निकालना होता है फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड हमारा आ गया। अगला हम निकालेंगे रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड कैसे निकालेंगे, सेम वही 360 डेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। क्योंकि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि रिसीवेबल सिर्फ कौन से बचते हैं, सेल हमारी दो तरह की होती है, एक कैश और एक क्रेडिट। तो जो क्रेडिट सेल होती है उधार, उसे हमें देखना होता है, कैश तो हमारी तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, वही हमारी क्या बनती है, रिसीवेबल बनती है। और आगे फिफ्थ हमारे पास था जो हमारा डेफर्ड पीरियड था, यानी कि जो हमारा था क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड निकालेंगे 360 डेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज अकाउंट पेबल बोल लो या एवरेज क्रेडिटर बोल लो, साल के दौरान कितने रहते हैं, डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज, कि साल के दौरान में आपने कितने उधार परचेज करी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास मेनली जब हमें निकालना है ऑपरेटिंग, हमें सबसे पहले करना है एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो उसमें हमें ये पांचों चीजें इस तरह से हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये आई होप इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज इसमें नहीं थी। अच्छा, अगर कई बार रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें निकालना पड़ सकता है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जा सकता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अगर
आपको वैसे तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स तक के जाने का पूरा प्रोसेस पता होता है। अगर फिर भी वो किसी को उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो उसके लिए एक बार हम बता देते हैं कि ये नोट है किसके लिए, कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरह से फाइंड आउट करी जाती है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट करी जाती है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितना आपने रॉ मटेरियल, मतलब कितना हम कंपनी में रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, उसमें हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट लेबर या इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। इसमें हम ऐड कर देते हैं जो भी हमारा और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट हमारे डिसीजन में इतने कंसिडरेबल नहीं होती। इसमें प्राइम कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है तो हमें इसमें ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें इसके लिए चाहिए, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अगला इसी तरह अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देते हैं। खैर दोस्तों, हमने करा सबसे पहला स्टेप एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें मेनली करनी है 5 कन्वर्जन पीरियड निकालने हैं। 5 कौन कौन से? सबसे पहले हमें निकालना है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड हमने कैसे निकाला, 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय जो रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद हमें निकालना है WIP कन्वर्जन पीरियड। वो कैसे निकाला, 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज WIP डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद हमने निकाला जो फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड कैसे निकालेंगे, 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हमने निकाला रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। वो कैसे निकाला, 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल। उसके बाद हमने निकाला जो हमारा डेटर पेबल डेफर्ड पेमेंट या पेबल कन्वर्जन पीरियड, 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज। तो यहां से इन 5 स्टेप से हमारे पास जो हमारा पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया, एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड यहां तक आपके हमारे पास आ जाएगा। अब सेकंड हम आगे हमें अगला जो स्टेप था हमारा, अगला स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है, यहां पे मैं कर रहा हूं स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, जब आपने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लिया तो उसमें है कि एक बार कितने दिन में कन्वर्ट होता है, और हमें अगर पूरे साल का चाहिए तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ए ईयर, तो वो कैसे आ जाएगा, 360 डेज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अगर मान लीजिए आप 365 डेज ले रहे हैं तो 365 डेज भी यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 में हमारे पास क्या था, स्टेप 3 में हमारे पास था एस्टिमेट ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि हमें टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में एस्टिमेशन लगाना है। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बड़ा आसान है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम जस्ट एक एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान है ये, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगला हमारा फाइनली स्टेप है, स्टेप 4, वो है कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल हो जाएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। एक साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल आपकी है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। यानी कि हमें वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, किस मेथड से, हमें अगर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ये हम किसकी बात करें, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, तो जो कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल है उसके लिए जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या लगेगा? वो फॉर्मूला लगेगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। इस तरह से हमें उसे निकाल लेंगे। यानी कितनी तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है साल की, कितने आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होती है। तो इसको दोस्तों देखने के लिए हम एक एग्जांपल पे आते हैं। ये है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी आपको एक तो निकालना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, एंड एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक्स वाई जेड लिमिटेड को कितना कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1 लाख रुपीस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,50,000। अगला है वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस है हमारे पास 70,000 एंड इसका क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। अगला है हमारे पास फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स है 1,20,000 का एंड 1,80,000 का। अगला है हमारे पास डेटर एंड बीआर, जिनको रिसीवेबल्स भी बोल सकते हैं दोनों को कॉमनली, ये है 80,000 एंड 1 लाख। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर। क्रेडिटर है 120 एंड 60,000। रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारे पास? 10,50,000। वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3,50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 2 lakh rupees. Total sales 20 lakh rupees. You may assume that all goods were sold on credit basis and there are 360 days in a year. ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के बताया। अब देखिए, हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इसमें साफ साफ ही बोल रखा है, तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड ही यूज करना पड़ेगा। और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड से हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, हमें निकालनी है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और इसके लिए प्यारे दोस्तों बताइए, हमें कितने स्टेप फॉलो करने हैं? हमें निकालनी है मेनली 5 चीजें। हमने पीछे बताया था ना आपको, हमें निकालनी है कितनी चीजें? ये 5 चीजें। तो यही 5 चीजें मैं अब यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा, नंबर 1 मुझे चाहिए होगा रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड सबसे पहले मुझे ये चाहिए होगा। उसके बाद सेकंड पे मुझे क्या चाहिएगा? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। थर्ड नंबर पर मुझे क्या चाहिए? फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। नंबर 4 हमें क्या चाहिएगा? रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। और नंबर 5 जो हमें क्या करना होता है? लेस करना होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट पेमेंट, क्रेडिटर पेमेंट
पीरियड, जिसको हमें क्या करना है, लेस करना है। जैसे ही हम यहां से ऐड लेस करेंगे, हमारे सामने जो निकल के आएगा वो क्या होएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। हमारे सामने क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब दोस्तों हमें सबसे पहले निकालना है रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। तो क्या हम रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड निकालें? ओके, सबसे पहले मैं यहां पे फाइंड आउट करता हूं। नंबर 1 हमारी कैलकुलेशन वो क्या है, रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 360 डेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय हमने क्या करा था, डिवाइडेड बाय हमने करा था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखिए भाई 360 डेज तो हमारे पास है ही, 360 डेज। अब मुझे चाहिए मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा, आप क्वेश्चन में पीछे देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1,50,000 और 1 लाख और 1,50,000 2,50,000 डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 1,25,000। तो यहाँ पे कितना जाएगा 1,25,000 डिवाइडेड बाय रो मटेरियल कंज्यूम। रो मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रो मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है 1 लाख प्लस परचेज, साल के दौरान आपने कितने का परचेज करा, तो लिख रखा है रो मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, तो 1 लाख प्लस 10,50,000 माइनस 1,50,000 तो कितना आ जाएगा, ये 10 लाख रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, और हमारे पास यहाँ पे रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डेज। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए दोस्तों। रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, और एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और यहां से हमने रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड हमारा निकाल लिया। अब जो रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड आपने निकाला है, इसको मैं एक बार इसको हम यहां पे लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो हमने रो मटेरियल कन्वर्जन पीरियड निकाला है उसको हम अब यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। इधर थोड़ा सा, इधर कुछ और कैलकुलेशन भी आ जाएगी तो इसलिए इसको इधर लिख लेते हैं डेज। तो यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे, कितना आ गया 45 डेज, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड हमें निकालना है वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, तो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड कैसे निकालेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 360 डेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब देखिए एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP तो आसानी से निकल जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग कितना है 70 प्लस क्लोजिंग कितना है 50, 70 प्लस 50 120 डिवाइडेड बाय 2 60,000। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 60,000 और डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब हमें निकालना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रो मटेरियल कंज्यूम। रो मटेरियल कंज्यूम कितना है हमारा 10 लाख, इसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमारा खर्चा है वेजीज मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का, जो भी हमारा खर्चा है वो एक्सपेंसेस हम ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास वेजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है
3,50,000, इसमें हम ऐड कर देंगे 3,50,000। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ये आ जाएगा 13,50,000। 13,50,000 में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यानी 70,000 कर देंगे ऐड, 50,000 कर देंगे लेस, और हमारे पास यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई वो कितनी आ जाएगी, 13,70,000। तो यहाँ पे 13,70,000 डालेंगे दोस्तों। तो ये हमारे पास जो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड आ गया वो आएगा 15.7, इसको हम बोल सकते हैं 16 डेज। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 डेज वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। सेम इसी तरह दोस्तों हम फाइंड आउट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें निकालना है फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड तो वो क्या जाएगा, 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज फिनिश स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे देखेंगे हम 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज फिनिश स्टॉक। एवरेज फिनिश स्टॉक कितना हो जाएगा, फिनिश स्टॉक आप देखेंगे यहाँ है 120 फिनिश गुड्स 120 और इधर है 180। तो 120 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख हो गए। 120 प्लस 180 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 1,50,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय, अभी हमें निकालना है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में हम ऐड कर देते हैं जो भी कोई एक्सपेंसेस, कोई भी बेचने के लिए ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या कुछ भी एक्सपेंसेस लगा है वो ऐड कर देते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो देखते हैं ये क्या रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है हमारा 2 लाख रुपीज। तो 13,17,000 में एक मिनट दोस्तों, ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास इस तरह का कोई प्रोडक्शन ओवरहेड अभी हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो हम यहाँ पे इस 2 लाख को ऐड नहीं करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए कोई और अगर खर्चा होता तो उसको हम यहाँ पे ऐड करते। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, एड ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 डिवाइड, इसको हम पूरे को सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13,10,000। और अब इस 13,10,000 को हम यहां लिख लेंगे। तो हमारे पास फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड ये कितना आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो 41.2 आएगा। तो इसको हम बेसिक तौर पे 41 डेज ही कर लेंगे, यानी 41 डेज हमें चाहिए फिनिश गुड्स को कन्वर्जन करने में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 41 डेज। अगला दोस्तों हमें निकालना है रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड नंबर 3। रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड कैसे निकलेगा, 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेट क्रेडिट सेल, कि जो हमने क्रेडिट सेल करी वो। तो दोस्तों यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेटर, एवरेज डेटर कैसे निकालेंगे, देखेंगे ओपनिंग डेटर हमारे पास कितने हैं 80 प्लस 1 लाख, 80 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 80 प्लस 1 180 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो जाएंगे 90,000 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल, कितने की हमने सेल करी है। देखिए हमें कह रखा है, हमें अज्यूम करना है जितना भी गुड्स बेचा गया है सभी किस पे बेचा गया है, क्रेडिट पे बेचा गया है। यू मस्ट अज्यूम दैट ऑल गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो यानी कि सारा का सारा गुड अगर क्रेडिट सेल
बेसिस पे बेचा गया है, तो यहाँ आ जाएगा 2 लाख रुपीज। और इधर हमारे पास जब 16.2, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 16 डेज। ये हमारे पास फोर्थ था। रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड कितना आ गया, 16 डेज। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे अगेन 16 डेज। अभी हमें अपना फिफ्थ निकाला, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड या इसे डेफर्ड पीरियड भी बोलते हैं। तो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड क्या हो जाएगा, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड हमारे पास हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज, जो आपने क्रेडिट परचेज करी वो। तो यहाँ पे इसको करते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय एवरेज क्रेडिटर दोस्तों हमारे कितने हो जाएंगे, एवरेज क्रेडिटर एवरेज अकाउंट पेबल, तो वो हमें क्वेश्चन में मिलेगा क्रेडिटर। ये देखिए 180 प्लस 160, 180 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1,40,000। अगला नेट क्रेडिट परचेज, तो हम रॉ मटेरियल, अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है कि भाई इतना हम उधार खरीद रहे हैं, तो हम उसको लेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन में हमारे पास अगर क्रेडिट परचेज के बारे में स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे लेंगे, अदरवाइज हम मान लेंगे कि जितना हम सामान खरीद रहे हैं वो सारा किस पे खरीद रहे हैं, हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। तो कितना जाएगा 10,50,000। तो इधर हम कर देंगे 10,50,000। तो टोटल डेफर्ड पीरियड हमारे पास यहां से सोल्व करके आ जाएगा 48 डेज, यानी 48 दिन की उधारी हमें मिल जाती है। कहां से, हमारे क्रेडिटर से। देखिए 45 दिन चाहिए हमें रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने में, वर्क इन प्रोग्रेस को 16, 41, 16, यानी कि वैसे तो हमें, अगर हमें उधार सामान ना मिले तो हमारा 118 दिन में ऑपरेटिंग साइकिल पूरी हो जाती है और 118 दिन में हमें दोबारा कैश चाहिए होता है। पर क्योंकि हमें 118 दिन में दोबारा कैश नहीं चाहिएगा, 48 दिन का हमें क्या मिल जाता है, ग्रेस पीरियड मिल जाता है। तो 118 में से 48 को लेस कर देंगे, तो हमें नेट 70 दिन में दोबारा हमें कैश चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो ये 70 डेज आ गया हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। देखिए ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप था, एस्टिमेशन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑपरेटिंग साइकिल, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये बहुत आसान है, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हमें नंबर 2, मैं इधर ही करके दिखा रहा हूँ, हमें नंबर 2 चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। तो वो क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 70। भाई टोटल 70 दिन चाहिए, तो कितनी ऑपरेटिंग साइकिल घूमेगी हमारी, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 15.14, यानी कि लगभग 5 ऑपरेटिंग साइकिल हमारी पूरी साल में चलती है। 5 बार हम सामान खरीदते हैं देन उसको कन्वर्ट कर देते हैं। 5 ऑपरेटिंग साइकिल हमारी पूरे साल में चल रही है। नंबर 3 पे हमें क्या करना होता है, नंबर 3 पे हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, जितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है प्लस जितना हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हमने यहां निकाला था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इधर के लिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा कितना था, 13,10,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 13,10,000 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना है प्यारे दोस्तों, 2 लाख रुपीज। तो इसको कर देंगे 2 लाख, तो 13,10,000 प्लस 2, तो ये कितना जाएगा 13,12,000। तो 13,12,000 इसमें हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। एंड नंबर 4 फाइनली जो हमें निकालना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि 13,12,000 डिवाइडेड बाय 5.143। तो इसका मतलब आ गया 2,93,603। दोस्तों
ये वो रुपए हैं जो आपको अपने बिजनेस को सेफली चलाने के लिए चाहिए होते हैं। 2,93,603 रुपीज आपको अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। तो इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमने क्या करा, हमने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फाइंड आउट करा, हमने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाला, हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला एंड देन वो निकाला। इसमें जो मेन पार्ट है आपका वो यही है, हमें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा मेथड है उस मेथड का नाम है फोरकास्टिंग मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग मेथड और ट्रेडिशनल मेथड में हम बिल्कुल ट्रेडिशनली तरीके से सीधा सीधा हम निकालते हैं कि बिजनेस में कितनी हमें करंट असेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी हमें करंट लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को हम लेस कर देते हैं एंड देन हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाती है। यानी कि इस मेथड में करा क्या जाता है, इस मेथड में सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे जितनी करंट असेट्स, हम टोटल करंट असेट्स जो हमारी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसमें से हम लेस करते हैं करंट लायबिलिटीज, और करंट असेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाती है नेट वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखिए जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हमें करंट असेट्स में हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कैश। कैश का मतलब मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, कोई भी एडवांस पेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने कर रखा है तो वो, इन सबको टोटल करके हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल करंट असेट्स माइनस, ये करंट असेट्स निकाल ली 1। उसके बाद करंट लायबिलिटी, सबसे पहले क्रेडिटर जो भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, फिर उसके बाद डेफर्ड एक्सपेंसेस जो अभी हमने पे नहीं करें जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओवरहेड, कोई भी एडवांस है जो हमने ले रखा है, कोई अनअर्न्ड इनकम है यानी जो पैसा ले लिया लेकिन काम नहीं करा, टोटल करंट लायबिलिटी आ गई। उसके बाद असेट्स में से लायबिलिटी को हम लेस कर देते हैं, कोई रिजर्व कंटीजेंसीज के लिए पैसा रखना है तो उसे रख लेते हैं एंड देन हम नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। दोस्तों जब ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम करते हैं तो उसमें जो थोड़ा सा एक बार जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो हम ध्यान में देखते चलेंगे, वैसे जब इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ध्यान में जाएगा। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है, तो जो रॉ मटेरियल का जो एस्टिमेशन है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम के हिसाब से करा जाता है, यानी कि कितना रॉ मटेरियल हमारे पास है तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है उस हिसाब से हम रॉ मटेरियल का एस्टिमेशन करते हैं। अगला एक दोस्तों आता है वर्क इन प्रोग्रेस। देखो वर्क इन प्रोग्रेस का जो वैल्यूएशन है वो कैसे करा जाए, इसमें देखो समस्या क्या है कि हम मान लीजिए ये हमारी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में हम वुडन से, ये हमारे पास वुडन है, उससे हम चेयर बनाते हैं, कुर्सियां। अब जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो ऐसा है, कुछ फट्टियां बनी हुई हैं, कुछ चेयर अधूरी बनी हुई हैं, कुछ में ऐसा है पॉलिश हो गई है, कुछ में ऐसा है पॉलिश नहीं भी हुई है, तो उनका वैल्यूएशन कैसे करा जाए, इस स्टॉक का, इस स्टॉक का वैल्यूएशन किस प्राइस पे करा जाए, तो वो समस्या है। तो WIP का वैल्यूएशन कैसे हो, तो उसके लिए 3 तरह की अप्रोच है हमारे पास, वो तीनों हम बात कर लेते हैं। आप क्वेश्चन में वैसे अगर कोई खास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि मान लीजिए हमने जितना खर्चा लगाया है उस पूरे खर्चे को WIP में डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में हमारे पास काम हो रहा है, कुछ मटेरियल हमारे पास अधूरा है हमारे पास, और जो रॉ मटेरियल है वो यूज, वो 18 लाख का खर्चा आया, उसमें जो टोटल डायरेक्ट वेजेस है वो लगी है 6 लाख रुपीज, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है और बाकी खर्चे हैं वो लगे हैं 10 लाख।
अब रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हो जाएगा जिस पे भाव पे खरीदा था उस पे। लेकिन इस पे क्या है, तो पहला तरीका तो क्या है कि भाई जितना आपने पैसा खर्चा है उस पैसे को 100% लेके, और मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं हमारे पास 2 वीक 2 सप्ताह एवरेज रॉ मटेरियल हमारे पास रहता है, यानी रॉ मटेरियल का एवरेज जो हमारे पास जो एक तरह से समझ लीजिए प्रोसेस है वो 2 वीक्स का लगता है। तो पहला तरीका क्या है कि आप 100% ले लीजिए, आपको रॉ मटेरियल का वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करना है। तो 18 + 6 + 10 जो भी पैसा आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 52 कर देंगे, तो ये 1,30,770। 18 लाख 6 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाय, यानी 100% आपने ले लिया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है क्योंकि वो अभी पूरा का पूरा ये उन पे कन्वर्ट अभी नहीं हुए हैं, तो दूसरा तरीका ये है इन सबका 50-50-50% आप ले लीजिए, यानी कि 18 का 50 9 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आप सोल्व कर लीजिए। और थर्ड तरीका जो सबसे ज्यादा यूज करा जाता है वो ये करा जाता है कि रॉ मटेरियल का 100% ले लो, रॉ मटेरियल का 100%, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स जो भी है उनका 50-50% से वैल्यूएशन कर दो, यानी कि अगर यहाँ पे हमें करना है तो 18 लाख रॉ मटेरियल का 100%, डायरेक्ट वेजेस का 3 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड का 5 लाख, तो 18 + 3 + 5 तो ये हो जाएगा 26 लाख। तो 26 लाख पूरा 2 सप्ते हमारे पास रहते हैं, पूरे साल में 52 सप्ते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 52, तो ये मान लीजिए 1 लाख रुपीज हमारे पास वैल्यूएशन आ गई किसकी, एवरेज जो इसकी हमारी WIP की। अगला हम बात करते हैं डेटर। तो देखिए डेटर को जर्नली जब हम करते हैं, डेटर की जब हम वैल्यूएशन करेंगे, डेटर्स की जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो डेटर की वैल्यूएशन टोटल क्रेडिट सेल के हिसाब से करेंगे और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है। यानी कि जितना हमारा क्रेडिट सेल पे जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, इस हिसाब से हम डेटर का वैल्यूएशन करेंगे। इसके अलावा जो क्रेडिटर का वैल्यूएशन करेंगे वो हम क्रेडिट परचेज के हिसाब से करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है वेजेस, वेजेस ऐसे कहा जाता है वेजेस महीने के एंड में पे हो रही है या वेजेस बीच में पे हो रही है, तो देखिए अगर महीने के लास्ट में वेजेस पे होती है तो उसको हम 15 डेज की हम मानते हैं कि आउटस्टैंडिंग होती है, क्योंकि देखिए पहले दिन जब पहले बार वेजेस पे होगी तो वो 30 दिन उसके रहेंगे, यानी पहली वेजेस पे होगी मान लीजिए 30 तारीख को, फिर जो उसमें हमें 29 दिन का क्रेडिट मिला, लेकिन जो सेकंड वेजेस पे होगी वो भी 30 तारीख को ही पे होगी तो उसमें हमें 28 दिन का क्रेडिट मिलेगा, तो इस तरह से वो क्रेडिट कम होता चला जाता है। तो बेसिकली टर्म ये है कि 15 डेज का उसमें हम आउटस्टैंडिंग में मान के चलते हैं। तो ये इस तरह से कुछ कुछ एक एडजस्टमेंट्स होते हुए करनी पड़ती है, उसको जैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बेसिक आप समझ के चलिए कि इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना है करंट असेट्स निकालनी है माइनस करंट लायबिलिटीज, और यहां से हमें निकालनी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये तीन चीज आपको ध्यान देनी है, पहली करंट असेट्स, दूसरी करंट लायबिलिटीज, तीसरी नेट वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सो सिंपल। तो देखिए दोस्तों अब इस मेथड को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन से आपको जो ट्रेडिशनल मेथड या फोरकास्टिंग मेथड है वो अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एस्टिमेट नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द रामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रोडक्शन रामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने करा 3,24,000 यूनिट्स, और कॉस्ट के क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। डायरेक्ट मटेरियल है 10 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस है 5 रुपीज पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है 8 रुपीज पर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 2 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 5 रुपीज पर यूनिट, देन टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 30 रुपीज, प्रॉफिट पर यूनिट है 10 रुपीज, एंड देन सेलिंग प्राइस फाइनली आ गया 40 रुपीज, यानी कि 3,24,000 यूनिट्स बनाई और इसी हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन है। आगे जो इन्फॉर्मेशन है फर्दर वो पढ़ लेते हैं हम। द कंपनी अवेल्स 50 डेज क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर एंड अलाउज 72 डेज क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, यानी कंपनी को हमें 50 दिन का क्रेडिट मिल जाता है हमारे सप्लायर से, यानी जो भी सामान हम आज खरीदेंगे हमें उसकी पेमेंट कितने दिनों बाद करनी है, 50 दिन बाद करनी है, ये हमारे पास डेफर्ड पीरियड है।
और प्लस में जो सामान हम आज बेचते हैं वो कितने दिन के क्रेडिट पे बेचते हैं, 72 डेज के क्रेडिट पे बेचते हैं। और जितनी भी हमारी टोटल सेल होती है उसका 60% हम किस पे बेचते हैं, क्रेडिट पर बेचते हैं। ओके, द कंपनी मेंटेन्स 2 मंथ कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक, यानी हमें हमेशा 2 महीने का रॉ मटेरियल अपने स्टॉक में रखना पड़ता है कि 2 महीने का काम हमारा आराम से चल जाए। फिनिश गुड्स रिमेन्स इन द स्टॉक एवरेज 1 मंथ, लगभग 1 महीने हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक रहता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो 2 महीने के लिए, फिनिश गुड्स है वो 1 महीने के लिए। द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स 15 डेज इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, यानी कि WIP हमारा 15 डेज के लिए हो गया। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दूं, रॉ मटेरियल 2 मंथ्स के लिए, फिनिश गुड्स 1 मंथ के लिए, और रॉ मटेरियल 15 डेज के लिए। ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से। द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर पेबल इन कैश, ये कैश में जा रहा है जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है हमारा। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिमेन्स फॉर 2 मंथ इन एरियर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ये वाला, इसको हम 2 महीने के एरियर में रखते हैं, 2 महीने बाद देते हैं। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिमेन्स एरियर फॉर 1 मंथ, यानी जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है ये 2 महीने के लिए एरियर रहता है और इसका 1 महीने के लिए एरियर रहता है। आगे वेजेस रिमेन्स आउटस्टैंडिंग फॉर 2 वीक, जो हमारी वेजेज है वो 2 सप्ताह के लिए आउटस्टैंडिंग रहती है, ये हमारी वेजेज है, ये 2 वीक के लिए आउटस्टैंडिंग रहती है। द कंपनी वांट्स टू मेंटेन ए कैश बैलेंस इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ इट्स टोटल करंट लायबिलिटी, यानी जब हम करंट लायबिलिटीज निकालेंगे उसका 5% हमें कैश बैलेंस रख के चलना है। यू मे एज्यूम 360 डेज इन ईयर एंड रेगुलर प्रोडक्शन साइकिल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, हमें मान के चलना है 360 दिन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो हमें पता है कि यहाँ पे हमें 3 चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1 करंट असेट्स, नंबर 2 करंट लायबिलिटीज, एंड देन करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और करंट असेट्स में कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और और कोई है तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है करंट असेट्स, फिर हमें कैलकुलेट करना, नंबर 1 पे करंट असेट्स कैलकुलेट करना है, नंबर 2 पे करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, एंड फाइनली करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हमें लेस करके क्या निकाल देना है, नेट वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इसको अब शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, तो हम सबसे पहले कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स। कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स में सबसे पहले हमारे पास, मैं यहाँ पे डाल देता हूं करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमें सबसे पहले चाहिए कैश। कैश हमें चाहिए 5% ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो 5% ऑफ करंट लायबिलिटी, ये जब हम करंट लायबिलिटी को निकालेंगे तब हम इसको ले लेंगे, तो इसलिए मैं अभी इसको यहां से रब कर देता हूं। जब हमारे पास क्योंकि हमें सबसे पहले 5% करंट लायबिलिटी चाहिएगी, तो जब हमें करंट लायबिलिटी हम निकालेंगे तो इसको हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैश को ना लेते हुए अभी हम सबसे पहले इन अपने आते इन्वेंट्रीज पर। इन्वेंट्रीज में सबसे पहले हमें निकालना है रॉ मटेरियल को फाइंड आउट करना है, लेकिन रॉ मटेरियल को फाइंड आउट करने से पहले मैं यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट, जो कॉस्ट स्टेटमेंट है, कॉस्ट स्टेटमेंट ड्रॉ कर देता हूं ताकि इसको समझने में आपको आसानी रहे। देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 3,24,000 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है और 10 रुपीज के हिसाब से हम उसे कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया 3,24,000, मैं 1000 की जगह के वर्ड इस्तेमाल कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 32,40,000 हमारा डायरेक्ट मटेरियल में आ गया। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितनी हो जाएगी, 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्ट वेजेस कितने की है, 5 रुपीज के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ गई 16,20,000 के हिसाब से। उसके आगे है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 8 रुपीज के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 8,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25,92,000। ठीक है दोस्तों, तो इनको जब हम टोटल कर देंगे तो ये हमारे पास एक तरह से आ गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 74,52,000 इन सब का टोटल करने के बाद। आगे हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ₹2 के हिसाब से, तो इसमें हम ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो 324 मल्टीप्लाई बाय 2 ₹2 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 6,48,000। और यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ जाएगा हमारे पास 81 लाख। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब हम फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करेंगे तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे उसको कर लेंगे। आगे इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ ₹5, तो यहाँ पे ₹5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3,24,000 को ₹5 से कर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 16,20,000, और 16,20,000 को इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 97,20,000। ये हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है भाई, तो अब सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं। रॉ मटेरियल देखिए, हमारे पास रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, 3,24,000 का है, और 3,24,000 का रॉ मटेरियल हमें कितने महीने का रखना पड़ता है स्टॉक में, 2 मंथ्स का रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लिखा था 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स कंजप्शन का रखना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,40,000। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मैंने आपको पहले बताया था 3 तरीके हैं हमारे पास WIP के वैल्यूएशन के लिए। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे करा था कि आप 100% ले लीजिए जो आया है उसका, या आप 100% रॉ मटेरियल का ले लीजिए, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल का 50-50% ले लीजिए। तो थर्ड तरीका है, इस बार हम वो यूज करेंगे। यहाँ पे आप जो भी यूज करें उस तरह आप कर सकते हैं। तो देखिए, मटेरियल का मैं लेऊंगा 100%, और रॉ मटेरियल हमारे पास कितने टाइम के लिए, जो वर्क इन प्रोग्रेस में कितने टाइम के लिए रहता है, सॉरी ये वर्क इन प्रोग्रेस का WIP वर्क इन प्रोग्रेस में कितने दिन के लिए रहता है, 15 डेज के लिए। तो यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मुझे चाहिए एक तो रॉ मटेरियल, एक उसका रॉ मटेरियल का चाहिए, एक वेजेस का पार्ट चाहिए, और एक मुझे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का चाहिए। रॉ मटेरियल में 100% ले लूंगा, 100% का मतलब 32,40,000। अच्छा, वेजेज का मैं लूंगा 50%, तो 16,20,000 का 50%, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 8,10,000, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 25,92,000 का भी 50%, तो ये आ जाएगा 12,96,000। टोटल यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 53,46,000। अब 53,46,000 है, और हमारे पास कितने दिनों के लिए रहता है, 15 डेज के लिए रहता है, तो 15 डिवाइडेड बाय 360, तो यहाँ 15 डिवाइडेड बाय 360 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2,22,750। तो ये आ गया हमारा WIP फिनिश गुड। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन क्या आएगी, देखिए फिर यहाँ पे हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करा, टोटल आ गया। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, तो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन या तो हम कर सकते हैं 74,52,000 में, या हम कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि 81 लाख में। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो प्रोडक्टिव नेचर का ही है, तो जो 81 लाख है वो आ गई हमारी फिनिश गुड्स की वैल्यू। तो फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी आ गई 81 लाख, और 81 लाख में फिनिश गुड्स में हमारा कितना अमाउंट लोग होता है, फिनिश गुड्स रिमेन्स इन स्टॉक ऑन एवरेज ऑफ 1 मंथ, एक महीने का वो उस पे रहता है, तो इसको कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाय
12। तो फिनिश गुड्स में हमारा जो एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फिनिश गुड्स में एग्जैक्ट अमाउंट हमारा आ जाएगा 81 लाख का 1 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो फिनिश, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, 6,75,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें रॉ मटेरियल मिल गया, WIP एंड फिनिश गुड्स। अभी हम करेंगे किसकी कैलकुलेशन, डेटर की, एंड डेटर के बाद कैश। देखिए दोस्तों, डेटर हमारा कितना आएगा, देखिए टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 97,20,000। 97,20,000 का 60% हम बेचते हैं किसमें, 97 लाख जो भी हमारी टोटल सेल है उसका हम 60% किस पे बेच रहे हैं, क्रेडिट पे। तो जो हम 60% क्रेडिट पे बेचते हैं वही डेटर बनेंगे ना, तो इसका 60% जो किस में कन्वर्ट होते हैं, डेटर में। तो 97,20,000 का 60%, 97,20,000 का 60% मल्टीप्लाई बाई कितने दिन का अमाउंट लोग करते हैं, वो 72 डेज का उन्हें क्रेडिट चाहिए होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 360। तो यहाँ पे जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,66,400। अभी हमें चाहिए जो नेक्स्ट है हमें, वो है हमारे पास कैश। तो प्यारे दोस्तों, कैश कितना है, कैश है 5% ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो क्या हमने करंट लाइबिलिटी अभी कैलकुलेट कर ली है, नहीं करी है। तो यहाँ पे तो हमने क्या कैलकुलेट करा है, यहाँ पे हमने करा है करंट असेट्स। अगली स्लाइड में हम कैलकुलेट करेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी करके 5% यहाँ पे उस करंट लाइबिलिटी का निकालेंगे और इधर जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट लिख देंगे, और फिर इन सभी अमाउंट को हम टोटल करेंगे, और टोटल करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ करंट असेट्स। तो अभी हम इन सभी अमाउंट को टोटल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, यहाँ हम निकाल रहे हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, तो देखिए दोस्तों, करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले अगर आप फॉर्मेट में देखें तो करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो, हमने कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कोई और हो तो वो ले लिया। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स, डेफर्ड एक्सपेंसेस, एनी एडवांस और टोटल लाइबिलिटी। तो सबसे पहले क्रेडिट देखेंगे, फिर डेफर्ड एक्सपेंसेस देखेंगे, फिर कोई एडवांस वगैरह है तो वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके ऊपर, क्रेडिटर्स पर। क्रेडिटर्स वैसे हमें कितना क्रेडिटर्स कितना होगा, जितना हम डायरेक्ट मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो हम मटेरियल कर रहे हैं 32,40,000 का, और क्रेडिटर हमें कितने दिन का पीरियड देते हैं, क्रेडिटर हमें देते हैं 50 डेज का। सप्लायर से हमें 50 डेज मिल जाता है, तो 50 डिवाइडेड बाय 360, यानी इतने दिन का हमें एक तरह से समझ लीजिए पीरियड मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। तो ये आ जाएगा 4,50,000। नेक्स्ट हमारे पास है कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारे पास हो तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले किसके बारे में किया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो कैश में पे हो रहा है, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 2 मंथ्स के लिए, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 1 मंथ के लिए एरियर पे है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 2 रुपीज के हिसाब से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 5 रुपीज के हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो कैश में दे रहे हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है कितना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है हमने अभी कैलकुलेट करा था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3,24,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 324 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,48,000, और ये कितने महीने के लिए एरियर में है, 2 मंथ के लिए। तो 6,48,000 2 बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,08,000। सेम एज इट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 324 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,20,000, और 16,20,000 को यहाँ पे हमारे को जो एरियर है वो है 1/12, तो ये आ जाएगा 1,35,000। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की भी एडजस्टमेंट हो गई एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी हो गई। अब अगला है वेजेज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 वीक। देखिए वेजेज कितनी है, 5 रुपीज के हिसाब से 324 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 उसकी वो हमारे पास एक तरह से 2 मंथ की हमारी एरियर में है। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना जाएगा, जैसे ऊपर आया 16,20,000 और मल्टीप्लाई बाय 2 वीक की है, तो वीक के लिए 2/52, तो ये आ जाएगा 62,308। तो दोस्तों यहां से जैसे ही हम इन तीनों को टोटल करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज आप करेंगे आ जाएगा 7,55,308। अब ये हमारे पास टोटल करंट लाइबिलिटी आ गई। अब हमें 7 लाख कितना आया है यहाँ पे, 7,55,308, 7,55,308 का कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है, ताकि हमें मिल जाए कितना हमें कैश अपने पास रखना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कंपनी वॉन्ट्स टू मेंटेन ए कैश बैलेंस इक्विवेलेंट टू 5%। तो यहाँ पे 7,55,308 का 5% हम निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 37,765। अब इन सभी को टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टोटल ऑफ करंट असेट्स 26,41,915, और टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है, 7,55,308। तो अभी हमें जो नेट वर्किंग कैपिटल निकालने हैं, यानी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स थी हमारे पास 26,41,915 माइनस 7,55,308, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,86,607 रुपीज। कंपनी को सेफली चलने के लिए इतनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई रिजर्व कंटीजेंसीज इस तरह की कोई चीज गिवन होती तो उसको भी हम ऐड कर लेते अपने इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो दो मेथड थे हमारे, जो फोरकास्टिंग और ट्रेडिशनल मेथड था उसको हमने करा। अब हमारे पास जो बाकी बच गए दो मेथड है, परसेंटेज और सेल मेथड और बैलेंस शीट मेथड। अब ये दो मेथड हमारे पास बच गई, उनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।